हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज की वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ इंडियन लिटरेरी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि स्पेशली रसा, अलंकार और ध्वनि थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में हम लोग का नोट्स है, ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए, समझ भी आसानी से आ जाए। लिटरेचर इज़ नॉट ओनली फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट, कि हम लोग का जो साहित्य होता है ना, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट का ही साधन नहीं है। इट इज़ ए मीडियम थ्रू विच ह्यूमन इमोशन, इमेजिनेशन एंड आइडियाज़ आर एक्सप्रेस्ड। मतलब लिटरेचर जो है सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, बल्कि ये एक मीडियम है, साधन है, जिसके ज़रिए मनुष्यों के इमोशन को, मनुष्यों के इमेजिनेशन, भावनाओं को, कल्पना को और विचारों को एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स डेवलप सेवरल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द रियल नेचर एंड पर्पस ऑफ लिटरेचर। मतलब साहित्य का, लिटरेचर का वास्तविक प्रकृति दिखाने के लिए, उसका वास्तविक उद्देश्य बताने के लिए ना, ढेर सारे प्राचीन टाइम के स्कॉलर्स रहे हैं, विद्वान रहे हैं, जो और वो स्कॉलर्स जो विद्वान थे ना, ढेर सारी थ्योरीज भी डेवलप किए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसके ज़रिए वो साहित्य का, लिटरेचर का नेचर और पर्पस बता सके। Among them, उनमें से the theories of रसा, अलंकारा एंड ध्वनि have had the greatest influence of Indian literary criticism। उन ढेर सारी थ्योरीज में से जो तीन इंपॉर्टेंट है, रसा, अलंकारा और ध्वनि का ना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है भारतीय लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे। दिस थ्री कॉन्सेप्ट, रसा, ध्वनि एंड अलंकारा, आर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एस्थेटिक इन पोइट्री एंड ड्रामा। मतलब ये जो तीन थ्योरी हैं, रसा, अलंकार और ध्वनि ना, ये एक फाउंडेशन का काम करती है कि जब भी कोई भारतीय पोइट्री या ड्रामा में ना एस्थेटिक, इसमें से उसका सौंदर्यीकरण किया जाता है, उसके ज़रिए भावनाओं को एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसमें जो है ना, ये तीनों थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दे एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स क्रिएट इमोशंस, हिडन मीनिंग्स एंड ब्यूटी इन लिटरेचर। इन तीनों थ्योरी के माध्यम से ये एक्सप्लेन किया जाता है, ये बताया जाता है कि कैसे जो वर्ड्स है ना, वो इमोशन क्रिएट करते हैं, हिडन मीनिंग बताते हैं, साथ ही साथ कैसे लिटरेचर में सुंदरता क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहला थ्योरी हम लोग का रसा थ्योरी, उसको हम 2-3 पेज में एक्सप्लेन किए हुए हैं। द वर्ड रसा मीन्स एसेंस और टेस्ट। रसा का अर्थ एसेंस हो जाता है, टेस्ट हो जाता है। जस्ट एज फूड हैज़ डिफरेंट फ्लेवर्स, कि जैसे अलग अलग भोजन में अलग अलग तरह का फ्लेवर होता है, स्वाद होता है। लिटरेचर एंड ड्रामा हैव डिफरेंट इमोशनल फ्लेवर। उसी तरह साहित्य और ड्रामा में भी अलग अलग भावनात्मक फ्लेवर होते हैं। दैट मेक्स दैम इंजॉयबल, जिस वजह से लिटरेचर, वो जो है, वो ड्रामा हो, वो पोइट्री हो, और भी ज़्यादा इंजॉयबल बन जाता है, कि लोग उसको और भी ज़्यादा आनंद लेते हुए देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ए लिटरेरी वर्क्स बिकम सक्सेसफुल, एक साहित्यिक वर्क जो है ना, वो सफल हो जाता है। व्हेन इट अवेकन्स फीलिंग एंड अलाउ अस टू एंजॉय दोज इमोशन, कि एक साहित्यिक वर्क तभी सक्सेसफुल हो पाता है, ये तब सक्सेसफुल हो जाता है जब ये ना किसी भी ऑडियंस के अंदर, किसी भी रीडर के अंदर ना फीलिंग को जगा दे, और उनको अलाउ करे, ये आज्ञा दे कि वो उस फीलिंग को, उस इमोशंस को ना एंजॉय कर सके, फील कर सके, तो तब जो है वो साहित्यिक वर्क जो है पूरी तरीके से सफल हो पाता है। अब रसा में मेनली इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब हम लोग रसा थ्योरी जो है ना, उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं कि उसका उदय कैसे हुआ। रसा थ्योरी इज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय भरत मुनि। नाम ध्यान रखने कि रसा थ्योरी को जो पहली बार एक्सप्लेन किया गया था, भरत मुनि के द्वारा किया गया था, इन हिज फेमस बुक नाट्य शास्त्रा। उनके प्रसिद्ध बुक नाट्य शास्त्रा में, रिटन अराउंड 2nd सेंचुरी BC। और ये जो बुक नाट्य शास्त्रा लिखी गई 2nd सेंचुरी BC के दौरान लिखी गई। भरत इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रसा टू एक्सप्लेन द इमोशन इफेक्ट ऑफ ड्रामा एंड पोइट्री ऑन द ऑडियंस। भरत जो ऋषि थे ना, वो इंट्रोड्यूस किए रसा वाले कॉन्सेप्ट को, ताकि वो व्याख्या कर सके, बता सकें कि ड्रामा और पोइट्री का ना क्या इमोशनल इफेक्ट पड़ता है ऑडियंस पे या फिर रीडर पे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टू क्रिएट प्लेजर थ्रू इमोशन। उनके अनुसार लिटरेचर का, साहित्य का मेन उद्देश्य जो होता है ना, वो होता है प्लेजर क्रिएट करना इमोशन के जरिए, भावनाओं के जरिए। लेटर ग्रेट स्कॉलर्स लाइक अभिनव गुप्ता एक्सपेंडेड द थ्योरी। मतलब बाद में और भी ढेर सारे स्कॉलर हुए, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण नाम अभिनव गुप्ता का आता है। तो वो जो है आगे जाके इस रसा थ्योरी को ना और ज़्यादा एक्सपेंड किए, विस्तृत किए, विस्तार किए इस थ्योरी का। रसा इज क्रिएटेड थ्रू भावाज, इट मीन्स इमोशन की। रसा को जो क्रिएट किया जाता है ना, वो इमोशंस, भाव के द्वारा किया जाता है। शोन इन पोएम और प्ले, जो कि किसी भी प्ले या पोएम में दिखाया गया ना, जो इमोशन, उसी के द्वारा रसा क्रिएट किया जाता है। व्हेन वी रीड और वॉच समथिंग, कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, वी फील दोज इमोशन विद इन आवर सेल्फ। तो वही इमोशन जो है, जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस तरीके का वक्त, वही इमोशन जो है हम लोग अपने अंदर भी फील करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए यहाँ हम समझाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए लव स्टोरी मेक्स अस फील रोमांस, की लव स्टोरी देखते हैं तो रोमांस वाला फील आता है, एक होता है ना प्रेम वाला अनुभव आता है।
ए सैड पोएम मेक्स अस इमोशनल, कि सैड पोएम हो, सैड स्टोरी हो, सैड मूवी हो तो उससे हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। ए हॉरर सीन्स गिव अस फियर, और कोई हॉरर मूवी देखते हैं, भूत वाला मूवी देखते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे अंदर डर क्रिएट होता है। तो यही क्या हो गया कि उस वर्क के जरिए ना इमोशन क्रिएट हो रहा है ऑडियंस में, रीडर में। तो इसी को कहा गया है कि लिटरेरी वर्क तभी सक्सेसफुल हो जाता है जब उसके जरिए ऑडियंस में, रीडर्स में ना भावनाएं क्रिएट हो सके। जिस तरह का वो लिटरेरी वर्क है उस तरह का भावना आ सके। अब है टाइप्स ऑफ रसा, कि कितनी तरह का रसा होता है। भरत इन हिज नाट्य शास्त्र, भरत जो ऋषि है ना अपने वर्क नाट्य शास्त्र में एक्सप्लेन्ड 8 रसास, वो 8 रसा के बारे में बात किए हुए हैं। एंड लेटर, और इसके बाद अभिनव गुप्ता एडेड 1 मोर मेकिंग इट 9, कि अभिनव गुप्ता ने बाद में एक और रसा थ्योरी ऐड कर दी और इस तरह से टोटल रसा थ्योरी जो हो गया ना वो 9 हो गया। आगे हम जो 9 रसा थ्योरी है उन सबका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आता है श्रृंगार रसा, जो कि लव और ब्यूटी से रिलेटेड है, प्यार और सुंदरता से। शीन इन रोमांटिक पोइट्री एंड लव स्टोरी, और ये हमेशा रोमांटिक पोइट्री या लव स्टोरी में देखने को मिलता है। कोई भी आप लव स्टोरी मूवी देख रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, तो वैसे में आपको ये श्रृंगार रसा देखने को मिलेगा। हास्य रसा, लाफ्टर और जॉय से, खुशी से रिलेटेड है। फॉन्ड इन कॉमेडीज एंड ह्यूमरस राइटिंग, की कॉमेडीज में मेनली ये हास्य रसा देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में समझ सकते हो, कपिल शर्मा का जो शो आता है वो हास्य रसा का एग्जाम्पल है। करुणा रसा, कंपैशन एंड सॉरो, मतलब जिससे ना क्या होता है, दया आए, दुख हो। फाउंड इन ट्रेजेडीज, तो ये प्राय ट्रेजेडीज में देखने को मिलता है। एंड इमोशनल पोइट्री में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप पार्टीशन बेस्ड मूवी देख लो या पेट्रोटिज्म देशभक्ति वाली मूवी देख लो, तो क्या होता है आपके अंदर, क्या आता है, कंपैशन आता है, शौरो आता है, दुख आता है, कुछ उसमें बुरा होता है। तो वही हो गया कि उस समय आपके अंदर ना करुणा रसा क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। फिर आगे है रौद्र रसा 4th नंबर में, जो कि रिलेटेड है एंगर एंड फ्यूरी। इट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं गुस्से की बात की गई है। सीन इन वॉर एंड रिवेंज स्टोरी, प्राय वॉर वाले स्टोरी में और रिवेंज वाले स्टोरीज में ये रौद्र रसा एक्सप्रेस किया जाता है, जिससे यहाँ पर बदले की भावना अंदर क्रिएट हो जाए। फिर आगे है वीर रसा, करेज और हीरोइज्म से रिलेटेड है, साहस और हीरोइज्म, वीरता से। फाउंड इन हीरोइक टेल्स एंड एपिक्स, जो कि हीरोइक टेल्स और एपिक्स महाकाव्य में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कर्ण का कैरेक्टर महाभारत से, तो उससे क्या होता है कि वीर रसा जनरेट होता है कर्ण का कैरेक्टर को देखने के बाद या अर्जुन के कैरेक्टर को देखने के बाद। फिर है भयानका, फियर और हॉरर, ये भी डर और हॉरर से रिलेटेड है। फाउंड इन घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, की जो घोस्ट स्टोरीज होती है, भूत की कहानियां होती है, थ्रिलर्स इट मीन्स सस्पेंस वाली, क्राइम वाली कहानियां होती है ना, उससे क्रिएट होती है ये जो भयानका, फियर और हॉरर रसा है। फिर 7th में है विविधसा, विविधसा इट मीन्स हो जाता है डिस्गस्ट, एवोजन इट मीन्स घृणा, डिसलाइक, हेट वाला फीलिंग। शीन इन डिस्क्रिप्शन ऑफ अनप्लीजेंट और शॉकिंग इवेंट, कि जब कोई गलत इवेंट होता है, अनप्लीजेंट इवेंट होता है, जो आपको नहीं पसंद हो, ऐसी घटनाएं होती है, तब ना ये विविधसा रस क्रिएट होता है। अद्भुत, अद्भुत मतलब आश्चर्य होता है ना, वॉन्डर या अमेजमेंट। फाउंड इन फैंटेसी एंड मैजिकल स्टोरी, ये प्राय फैंटेसी इट मीन्स काल्पनिक स्टोरीज में या फिर मैजिकल जादुई स्टोरीज में पाया जाता है, वॉन्डर, अमेजमेंट जो है। फिर अब सबसे आखिरी रसा जो है वो है शांत रसा, पीस और सेनेरिटी। पीस का भी अर्थ हो जाता है शांति, सेनेरिटी का अर्थ हो जाता है स्थिरता। फाउंड इन स्पिरिचुअल एंड मेडिटेटिव राइटिंग, ये मेडिटेटिव और स्पिरिचुअल इट मीन्स आध्यात्मिक राइटिंग में मेनली पाया जाता है। ईच ऑफ दिस रसास क्रिएट ए स्पेशल इफेक्ट ऑन द ऑडियंस या रीडर्स, जो भी लिखे या फिर अस भी लिख सकते हो यहाँ पे, कि ये सारी जो रसा है ना, इसमें ये प्रत्येक रस जो है ना एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करता है, एक स्पेशल प्रभाव डालता है ऑडियंस के अंदर, मेकिंग लिटरेचर मोर पावरफुल, और जिससे क्या होता है साहित्य या वो लिटरेरी वर्क जो है ना और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। अकॉर्डिंग टू भरत मुनि के अनुसार रसा इज द सोल ऑफ ड्रामा एंड पोइट्री, के रसा जो होता है वो पोइट्री और ड्रामा का सोल होता है, आत्मा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का रसा थ्योरी खत्म हो गया। अब अलंकार थ्योरी को इसी तरह हम 3-3.5 पेज में डिस्कस किए हुए हैं। अलंकार, द वर्ड अलंकार कम्स फ्रॉम संस्कृत मीन्स ऑर्नामेंट और डेकोरेशन, कि ये जो अलंकार वर्ड आया ना वो एक संस्कृत वर्ड से आया जिसका कि अर्थ होता है ऑर्नामेंट इट मीन्स आभूषण, या डेकोरेशन इट मीन्स सजाना, सजना, ऐसा कुछ होता है। जस्ट एज ऑर्नामेंट मेक्स ए पर्सन लुक ब्यूटीफुल, कि किसी भी गहने की वजह से कोई इंसान जो होता है ना वो सुंदर दिखता है, वैसे ही अलंकारा मेक पोइट्री एंड लिटरेचर मोर ब्यूटीफुल। उसी तरह अलंकार का यूज करने से पोइट्री और लिटरेचर भी जो है वो और सुंदर हो जाते हैं। दे एड चार्म एंड क्रिएटिविटी टू द लैंग्वेज, कि ये जो अलंकार है ना वो चार्म इट मीन्स एक आकर्षण, एक क्रिएटिविटी, रचनात्मकता ऐड करते हैं भाषा में। इन सिंपल, साधारण शब्दों में कह सकते हैं या साधारण रूप से, ब्यूटी ऑफ लिटरेचर डिपेंड ऑन यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, की लिटरेचर की जो ब्यूटी है, लिटरेचर की जो सुंदरता है ना वो आधारित होती है, वो डिपेंड करती है
कि उसमें किस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच या फिर किस तरह का अलंकार यूज़ किया गया, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच ही जो होता है ना वो अलंकार होता है। अब ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? द अलंकारा थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय भामा। ठीक है, अंडरलाइन कर देना जब भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप डिस्कस कर रहे हो आंसर में, तो नाम तो पक्का, बुक का नाम, ऑथर का नाम थोड़ा हाईलाइट करना, आपको लगे कि ये इस पर टीचर का नज़र जाना चाहिए। तो इसको डेवलप्ड किया गया था भामा के द्वारा। ही एक्सप्लेन्ड हिज आइडियाज़ इन हिज फेमस बुक काव्यालंकारा इन 17th सेंचुरी सी। मतलब 17th सेंचुरी सी में जो भामा ऑथर थे वो ना अपने बुक काव्यालंकारा में इस थ्योरी को डेवलप्ड किए, एक्सप्लेंड किए हुए हैं, मतलब व्याख्या किए हुए हैं इस थ्योरी की। लेटर स्कॉलर्स लाइक डैंडिन, वमाना एंड आनंदवर्धन डेवलप दिस थ्योरी। और बाद में, मतलब भामा के बाद जो है और भी कुछ विद्वान आए जैसे डैंडिन, भामा और आनंद वर्मन, इस थ्योरी को आगे विकसित किए एंड एक्सप्लेन्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलंकारा। और ये बाद में जाके अलंकारा को भी अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग प्रकार में बांट दिए। बिकॉज ऑफ अलंकारास, अलंकारा की वजह से सिंपल लैंग्वेज बिकम्स मोर एक्सप्रेसिव एंड आर्टिस्टिक। कि अलंकार के यूज की वजह से क्या होता है, साधारण लैंग्वेज भी जो है ना वो और एक्सप्रेसिव बन जाती है और भी ज़्यादा आर्टिस्टिक, इट मीन्स रचनात्मक, कलात्मक बन जाती है। अब टाइप्स ऑफ अलंकारा। अलंकाराज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अलंकार को मेनली 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार को पहले डिस्कस किए, फिर अर्थ अलंकार भी हम लोग समझेंगे। शब्द अलंकारा इज बेस्ड ऑन द ब्यूटी ऑफ वर्ड्स एंड साउंड। की वर्ड्स, शब्दों और साउंड, इट मीन्स ध्वनि के ब्यूटी पे, ध्वनि की सुंदरता पे, शब्द की सुंदरता पे ये शब्द अलंकार आधारित होता है। इट इज क्लासिफाइड इंटू 3 मेन कैटेगरीज। के इसको आगे शब्द अलंकार को भी 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है अनुप्रास, जिसको कि एलिट्रेशन कहते हैं। बहुत बार फिगर ऑफ स्पीच में हम एलिट्रेशन को एक्सप्लेन कर रखे हैं। एलिट्रेशन में क्या होता है या अनुप्रास में क्या होता है? रिपीटिंग द सेम साउंड, कि इसमें सेम साउंड जो है बार बार रिपीट होता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, आई बाउट ए बिग बोट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब का साउंड जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये ब का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को एलिट्रेशन कहते हैं, जब सेम साउंड बार बार रिपीट हो। एक मैकबेथ का काफी फेमस लाइन है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। तो उसमें एफ का साउंड बार बार रिपीट होता है, तो इसी को एलिट्रेशन कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है यमक, राइम या रिपीटेशन जिसको कहते हैं। यूजिंग द सेम वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग। इसमें क्या होता है, एक ही वर्ड का यूज किया जाता है लेकिन अलग अलग मीनिंग के साथ। ठीक है, एक सेंटेंस में एक सेम ही वर्ड का यूज किया गया लेकिन उस वर्ड का मीनिंग दोनों जगह पे अलग अलग होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको, द प्रेजेंट इज ए प्रेजेंट। एक प्रेजेंट तो मतलब हो जाता है आज की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, और एक प्रेजेंट उपहार हो जाता है कि प्रेजेंट जो है ना वो एक उपहार है। यहाँ क्या हुआ कि एक ही सेंटेंस में सेम वर्ड यूज किया गया लेकिन दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग हो गया। एक का अर्थ हो गया वर्तमान, एक का अर्थ हो गया उपहार। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप यमक या राइम रिपीटेशन अलंकार को। अब सबसे आखिरी आता है श्लेष या पन। पन को भी हम फिगर ऑफ स्पीच वाले वीडियो में समझाए हुए हैं, वहाँ डिटेल में समझाए हुए, यहाँ आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ए वर्ड विच यूज्ड वंस बट इट शोज मोर देन वन मीनिंग। कि एक ऐसा वर्ड जिसको एक बार ही यूज किया गया हो लेकिन उसका अर्थ एक से ज़्यादा हो। ऊपर वाले में अभी जो रिपीटेशन या राइम पढ़ रहे थे उसमें एक ही वर्ड को 2 बार यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड को एक ही बार यूज किया जाता है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, द फिशरमैन वैन टू द बैंक। कि फिशरमैन जो है वो बैंक गया, बैंक पैसा निकालने के लिए भी जा सकता है वो, और दूसरा रिवर का जो किनारा होता है उसको भी बैंक कहते हैं। समझ गए ना, तो वो बैंक भी जा सकता है, नदी के किनारे भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बैंक के वर्ड का ही यूज किया गया लेकिन उसका मीनिंग हम 2 अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम लोग अर्थ अलंकार को, दूसरे टाइप के अलंकार जो था उसको समझते हैं, उसके टाइप्स को समझते हैं। इसमें भी हम 4-5 टाइप डिस्कस किए हुए हैं। अर्थ अलंकार इज बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ये शब्दों के मीनिंग पे आधारित होता है। सबसे पहले इसमें आता है उपमा, जिसको कि सिमिली कहते हैं, सबसे फेमस होता है। अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, ये सब कुछ बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, लिटरेचर के स्टूडेंट हो। सिमिली में क्या होता है, कंपेयरिंग 2 थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। कि 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है लाइक और एज जैसे वर्ड का यूज करके। जैसे हर फेस इज लाइक द मून, तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइक का वर्ड यूज किया गया और यहाँ फेस का कंपैरिजन किसके साथ, चांद के साथ किया गया। जैसे यू आर एज ब्रेव एज लायन, कि तुम जो है लायन की तरह बहादुर हो, तो एज ब्रेव एज, तो 2 बार देख रहे हो कि एज का यूज किया गया है कंपैरिजन के लिए। वो सिमिली का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सिमिली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब रूपक अलंकार, इट मीन्स मेटाफर को समझते हैं। कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स और ऑब्जेक्ट, इसमें भी 2 चीज़ों और या 2
वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो कि एक दूसरे से पूरी तरीके से भिन्न हो। ठीक है, इसमें कंपैरिजन करने के लिए लाइक और एज का प्रयोग नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ही इज ए लायन इन बैटल, मतलब युद्ध के मैदान में वो एक शेर है। तो यहाँ पे वह जो भी इंसान है ये ही, उसका कंपैरिजन लायन से किया गया बिना लाइक और एज का यूज किए हुए। तो आप समझ जाना है कि ये मेटाफर है। अब आता है पर्सोनिफिकेशन, काफ़ी फेमस फिगर ऑफ स्पीच है फिर से ये। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, इसमें क्या होता है, मानवीय गुण दिया जाता है नॉन ह्यूमन थिंग्स को, मतलब निर्जीव चीज को कोई ना कोई मनुष्य का गुण दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे फ्लावर्स स्माइल्ड, द फ्लावर स्माइल्ड, कि फूल हंसते हैं। तो फूल तो रियलिटी में नहीं हंसते हैं, लेकिन वो खिले हुए होंगे तो वो हंसते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस तरीके का क्या हुआ कि एक फूल है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसको स्माइल इतनी ह्यूमन क्वालिटी दे दी गया, मनुष्य का गुण दे दिया गया। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आपका क्लियर हो गया होगा। अब है हाइपरबोले और पैराडॉक्स, दो बस लास्ट बचा हुआ है एग्जाम्पल, उसके बाद खत्म हो जाएगा हम लोग का अलंकार। एग्जैजरेशन फॉर इफेक्ट्स, हाइपरबोले में क्या किया जाता है ना कि प्रभाव के लिए ना बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है कोई भी चीज़ को। जैसे आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, कि मैंने तुमको हज़ारों बार कोई चीज़ कही। तो कोई भी चीज़ तो हज़ारों बार कही नहीं जा सकती है, 5 बार 10 बार कोई भी काम कोई आपको करने बोले, सिचुएशन को, उस चीज़ को एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के कहा गया कि आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स। ठीक है, समझ गए होंगे हाइपरबोले भी। अब पैराडॉक्स को समझते हैं। सरप्राइजिंग कॉन्ट्राडिक्शन, एक सरप्राइजिंग, एक आश्चर्यजनक कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास देखने को मिलता है इसमें पैराडॉक्स में। जैसे कि साइलेंस स्पोकन लाउडर देन वर्ड्स, की साइलेंस, चुप्पी जो है वो वर्ड्स से ज़्यादा स्पोक करती है, बोलती है। मतलब होता है ना कि इंसान चुप रह के ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस कर पाता है कुछ सिचुएशंस में। तो यहाँ क्या हो गया ना कि कॉन्ट्राडिक्शन, एक विरोधाभास देखने को मिलता है कि साइलेंस और लाउडर, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरीके का सेंटेंस जो होता है वो पैराडॉक्स का एग्जाम्पल हो जाता है। और ये सारे जो है अर्थ अलंकार के एग्जाम्पल है। और अलंकार भी खत्म हो जाएगा। इच ऑफ दिस अलंकारास, ये सारे जो अलंकार अभी तक हम लोग पढ़े, मेक्स पोइट्री मोर ब्यूटीफुल। इससे क्या होता है, इन सबके यूज से, चाहे हम एलिट्रेशन का यूज़ करें, सिमली का, मेटाफर का, पर्सोनिफिकेशन का, हाइपरबोले का, पन का, इन सब से क्या होता है ना, पोएम और भी ज़्यादा सुंदर बनता है। एंड हेल्प रीडर्स, या हेल्प अस भी लिख सकते हैं। और ये जो है ना हम लोग की या फिर रीडर्स की हेल्प करता है इमेजिन एंड फील इमोशन बेटर, कि हम लोग इमोशन को, भावनाओं को और भी अच्छी तरीके से फील कर सकें। तो यहाँ पे अब हम लोग का अलंकार भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग ध्वनि थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर हम लोग का नोट्स खत्म हो जाएगा। इसको भी सेम हम 3 पेज में एक्सप्लेन किया है, बहुत बड़ा नोट्स नहीं है। द वर्ड ध्वनि कम्स फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज, की ध्वनि जो वर्ड है वो संस्कृत लैंग्वेज से आई है, विच मीन्स, जिसका क्या अर्थ होता है सजेशन और इको। इट रिफर्स टू द हिडन मीनिंग, ये जो संबंधित होती है ना, ये छिपे हुए मीनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड बाय द राइटर, मतलब ऐसा मीनिंग जो डायरेक्टली ना लेखक एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बता रहा है, बट इज अंडरस्टूड बाय द रीडर, बल्कि इसको रीडर के द्वारा, पाठक के द्वारा समझा जाता है। तो इट एक्सप्लेन्स दैट ए पोएम और लिटरेरी वर्क, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है कि चाहे वो कोई पोएम हो, कोई साहित्यिक वर्क हो, शुड हैव ए डीपर मीनिंग, उसका हमेशा एक डीपर मीनिंग होना चाहिए, गहरा अर्थ होना चाहिए। बियॉन्ड द ऑर्डिनरी वर्ड्स, सामान्य शब्दों के बियॉन्ड, सामान्य शब्दों से पढ़े। मतलब जैसा कोई पोएम देखने से लग रहा है ना कि सिंपल वर्ड यूज किया गया, बड़ा सिंपल सा पोएम है, लेकिन नहीं, ध्वनि थ्योरी में उसी सिंपल वर्ड्स के माध्यम से ना राइटर्स जो है ना कुछ हिडन मीनिंग के साथ पोएम्स की रचना करते हैं, पोइट्री को लिखते हैं। अब ओरिजिन कैसे हुआ, इट वॉज डेवलप्ड बाय आनंद वर्धना, इसको जो डेवलप किया गया, विकसित किया गया, आनंद वर्धना के द्वारा किया गया। एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, जो एक महान संस्कृत के विद्वान थे 19th सेंचुरी के, एक्सप्लेन दिस थ्योरी इन हिज फेमस बुक धवन्यालोका, कि अपने प्रसिद्ध बुक धवन्यालोका में वो इस थ्योरी को एक्सप्लेन किए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ध्वनि इज द सोल ऑफ पोइट्री, की ध्वनि जो होता है पोइट्री का सोल होता है, कि पोइट्री में मोस्टली हिडन मीनिंग होता है, जैसा वर्ड दिख रहा होता है ना वैसा पोएम बिल्कुल नहीं होता है, उसके अंदर राइटर्स मोस्टली मीनिंग छुपा के रखते हैं, जो कि रीडर्स को, ऑडियंस को खुद समझना होता है। अकॉर्डिंग टू आनंद वर्धना के अनुसार, ध्वनि इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप्स में ध्वनि को डिवाइड किया गया। पहला है वास्तु ध्वनि, हिडन मीनिंग रिलेटेड टू द स्टोरी, की ये कहानी से संबंधित है और कहानी के माध्यम से जो है कुछ हिडन मीनिंग दिया जाता है, छुपा हुआ अर्थ दिया जाता है। फिर है अलंकार ध्वनि, सजेशन क्रिएटेड थ्रू पोएटिक डिवाइसेस, इसमें कुछ ना कुछ सजेशन, सुझाव दिया जाता है पोएटिक डिवाइस का यूज करते हुए, जिससे कि हिडन मीनिंग को कोई रीडर समझ सके। अब है सबसे आखिरी रसाध्वनि, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, ये सबसे महत्वपूर्ण टाइप है। वेयर हिडन मीनिंग क्रिएट डीप इमोशन, की जहाँ पे हिडन मीनिंग के जरिए ना, छिपे हुए अर्थ के जरिए ना इमोशन क्रिएट करवाया जाता है रीडर के अंदर, ताकि रीडर जो है उस इमोशन
को फील कर सके और हिडन छिपे हुए अर्थ को समझ सके। इन गुड पोइट्री, एक अच्छी पोइट्री में, कविता में, द वर्ड्स में मीन मोर देन व्हाट दे सिंपल से, मतलब एक अच्छी कविता में ना जो वर्ड्स जो है ना साधारणतः दिखते हैं, मतलब जैसे वर्ड्स सिंपल दिखते हैं या साधारणतः जो वर्ड्स का मीनिंग निकलता है ना उससे कई ज़्यादा होते हैं। उन वर्ड्स का अर्थ उस चीज़ से, उस साधारण चीज़ से कई ज़्यादा होता है। द हिडन मीनिंग मेक्स द पोएम मोर ब्यूटीफुल एंड इमोशनल, और यही हिडन मीनिंग जो है किसी भी कविता को और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है और इमोशनल बनाता है, भावनात्मक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए पोइट राइट्स, कि एक लेखक लिखता है, द रिवर फ्लोज एंडलेसली, कि रिवर जो है ना एंडलेसली फ्लो कर रहा है, कंटिन्यू फ्लो करता जा रहा है और हमेशा फ्लो कर रहा है, कभी रुकता ही नहीं है, बहता जा रहा है नदी जो है। दिस कुड मीन दैट, इसका अर्थ ये हो सकता है दैट टाइम नेवर स्टॉप, जैसे रिवर कभी नहीं रुकता है उसी तरह समय भी कभी नहीं रुक रहा है, ये भी हम समझ सकते हैं। और दैट लाइफ गोज ऑन, या फिर ये अर्थ हो सकता है कि जैसे रिवर कंटिन्यूअस चलती जा रही है उसी तरह इंसान का जीवन भी जो है वो कंटिन्यूअस चलता जाएगा, चलता रहेगा। तो इस तरह से जो है हिडन मीनिंग मोस्टली ऑथर लिखते हैं, ठीक है। तो उसको ध्वनि थ्योरी कहा जाता है कि वो ध्वनि थ्योरी का यूज़ कर रखे हैं जो पोएट है अपने वर्क में। ये तो यहाँ पे हम लोग का ध्वनि थ्योरी भी खत्म हो जाता है। थोड़ा सा एक लाइन हम ओवरऑल कंक्लूजन बोल सकते हैं, वो लिखे हुए हैं, फिर हम लोग का नोट्स खत्म हो जाएगा। दस टुगेदर दिस थ्योरी, इस प्रकार ये सारी थ्योरीज, ये तीनों थ्योरीज मिलकर, जो कि है रसा, ध्वनि और अलंकार, मेक पोइट्री रिच, इमोशनल एंड मीनिंगफुल। ये तीनों थ्योरी, रसा, अलंकार और ध्वनि मिलके ना पोइट्री को, कविता को और भी ज़्यादा रिच बनाती है। रिच इन द सेंस अमीर नहीं, यहाँ पे रिच का अर्थ हो जाता है उसको और भी ज़्यादा समृद्ध बनाती है। इमोशनल, भावनात्मक बनाती है। मीनिंगफुल इट मीन्स अर्थ से भरा हुआ बनाती है, ठीक है, मतलब और भी ज़्यादा अर्थ निकल पाता है पोएम से। इन सारी थ्योरी की वजह से ही लोग इमोशन फील कर पाते हैं, इन तीनों थ्योरी के यूज से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आप लोग को पता होगा कि पीडीएफ पेड है, तो पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम तो अब गवर्नमेंट के द्वारा शायद सुन रहे हैं बैन कर दिया जाएगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। बहुत सारा वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में भी मिल जाएगा, जो कि हम आज ही व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किए हुए हैं, तो अप्रॉक्स 1-2 दिन में वहाँ पे हम सारा पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि पीडीएफ पेड है, तो और एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो पेड पीडीएफ के लिए भी आप हमको व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।